क्या है? ये सिर्फ कुछ नियम है या इससे कहीं ज्यादा कुछ है? ये सिर्फ नियम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये भारतीय लोकतंत्र की आप कह सकती हैं नींव है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो राज्य को मतलब सरकार को तानाशाह बनने से रोकते हैं और हर एक नागरिक की स्वतंत्रता और उसके सम्मान की रक्षा करते हैं। वाह, मतलब अगर संविधान एक शरीर है तो मौलिक अधिकार उसकी आत्मा है। आप बिल्कुल ऐसा कह सकती हैं। तो ये शानदार विचार आया कहाँ से? क्या ये पूरी तरह से हमारा अपना आविष्कार है या हमने कहीं से प्रेरणा ली है? इसकी जो सीधी प्रेरणा है वो तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका जिक्र मिलता है। और मैंने पढ़ा है कि भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। आखिर ये मैग्ना कार्टा है क्या? ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, मैग्ना कार्टा मूल रूप से एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका इस्तेमाल सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता माना जाता है। अच्छा। तो इसीलिए संविधान के भाग 3 को ये उपाधि देना इसके महत्व को दिखाता है। और हाँ, प्रीलिम्स के लिए ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। बिल्कुल। तो ये अधिकार हमें राज्य के खिलाफ मिलते हैं, पर ये राज्य है कौन? क्या ये सिर्फ केंद्र सरकार है या राज्य सरकार? यहाँ पर राज्य की परिभाषा बहुत बहुत ज्यादा व्यापक है और ये अनुच्छेद 12 में दी गई है। इसके 4 मुख्य घटक हैं। पहला, भारत सरकार और संसद। दूसरा, हर राज्य की सरकार और उसका विधानमंडल। ठीक है, ये तो आसान है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स। बिल्कुल। तीसरा है सभी स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगरपालिका, पंचायत, जिला बोर्ड वगैरह। लेकिन जो चौथा हिस्सा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी? हाँ, इसमें वो सभी संस्थाएं आ जाती है जो सरकारी नियंत्रण में काम करती हैं, जैसे कोई सरकारी यूनिवर्सिटी हो गई। अच्छा, अरे वाह। मतलब अगर कोई सरकारी कॉलेज भी मेरे अधिकारों का हनन करे तो मैं उसे कोर्ट में चुनौती दे सकता हूँ क्योंकि वो राज्य की परिभाषा में आता है। ये तो सच में बहुत पावरफुल है ना? बिल्कुल। इरादा यही था कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों को किसी और एजेंसी को देकर मौलिक अधिकारों के दायरे से बाहर न निकल सके। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि राज्य कौन है। लेकिन क्या होगा अगर यही शक्तिशाली राज्य खुद ही कोई ऐसा कानून बना दे जो हमारे अधिकारों को छीन ले? यहीं पर अनुच्छेद 13 एक प्रहरी या कहिए एक वॉचडॉग की तरह काम करता है। अनुच्छेद 13(2) साफ साफ कहता है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो। और अगर बना दिया तो अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो वो उल्लंघन की सीमा तक शून्य मतलब वॉइड माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन अधिकारों के असली रक्षक हैं। बिल्कुल। संविधान ने न्यायपालिका को इन अधिकारों का संरक्षक यानी गार्डियन बनाया है। अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। इसी शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये अधिकार असीमित हैं या इन पर कोई सीमा भी है? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये अधिकार निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। राज्य इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। युक्ति युक्त प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। हाँ, साथ ही राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मतलब अनुच्छेद 352 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये कभी स्थगित नहीं होते। कभी नहीं। चलिए अब इन अधिकारों की श्रेणियों को देखते हैं। मैंने सुना है कि पहले 7 अधिकार थे पर अब 6 हैं। एक अधिकार कहाँ गायब हो गया? कोई जादू? जादू नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। मूल संविधान में 7 अधिकार थे जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो क्या अब संपत्ति का कोई अधिकार ही नहीं है? अधिकार है, लेकिन अब ये एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत रखा गया है। अच्छा, तो इसमें फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि अब सरकार सार्वजनिक हित के लिए आपकी संपत्ति ले तो सकती है, लेकिन कानून के अनुसार और उचित मुआवजा देकर। और अब आप इसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो वर्तमान में 6 श्रेणियां हैं: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए, पहले अधिकार समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है उस पर ध्यान देते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। राज्य सभी के लिए एक जैसा कानून बनाएगा और उसे एक समान रूप से लागू करेगा। और अनुच्छेद 15 जो भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक से केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और 15(2) इसी को और आगे ले जाता है। ये कहता है कि सार्वजनिक स्थान जैसे दुकानें, होटल, कुएं, तालाब, इन तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, है ना?
जैसे महिलाओं या बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। हाँ, और ये सकारात्मक भेदभाव के बेहतरीन उदाहरण है। संविधान निर्माताओं को ये पता था कि सिर्फ सब बराबर है कह देना काफी नहीं होगा। जो वर्ग ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाने के लिए विशेष प्रावधान जरूरी है। मतलब बराबरी पर लाने के लिए कुछ अलग बर्ताव करना पड़ेगा। सही पकड़ा। जैसे 15/4 को पहले संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया ताकि SC, ST और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिया जा सके। फिर 93वें संशोधन से शिक्षण संस्थानों में आरक्षण आया और हाल ही में 103वें संशोधन 2019 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना जीवंत है। अब आते हैं एक बहुत ही चर्चित विषय पर, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, यानी अनुच्छेद 16। हाँ, अनुच्छेद 16(1) और 16(2) ये कहते हैं कि सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए समान अवसर मिलेंगे और धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ भी आरक्षण का प्रावधान है और एक बहुत ही दिलचस्प मामला है प्रमोशन में आरक्षण, और वो 50% की सीमा का। इसे थोड़ा विस्तार से समझाइए। जरूर। अनुच्छेद 16(4) क पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। फिर 77वें संशोधन से 16(4) क जोड़ा गया 1995 में। हाँ, 1995 में। इससे SC, ST के लिए पदोन्नति मतलब प्रमोशन में भी आरक्षण संभव हुआ। फिर एक और मामला आया, बैकलॉग रिक्तियों का। हाँ, बैकलॉग। इसके लिए 81वां संशोधन किया गया साल 2000 में और 16(ख) जोड़ा गया। इसका मतलब ये है कि पिछले सालों की जो आरक्षित सीटें नहीं भरी उन्हें उस साल की रिक्तियों से अलग माना जाएगा। अच्छा। ताकि 50% की जो सीमा है वो न टूटे। बिल्कुल। इससे उन सीटों को भरते समय 50% की आरक्षण सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है। और ये 50% की सीमा आई कहाँ से? ये प्रसिद्ध इंदिरा साहनी मामला जो 1992 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई थी। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिवाय कुछ असाधारण परिस्थितियों के। ये केस तो मेंस और इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। तो आज हमने मौलिक अधिकारों की नींव, उनकी सुरक्षा और समानता के अधिकार को बहुत गहराई से समझा। ये सिर्फ कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के उपकरण हैं, जो समय के साथ विकसित हुए हैं। बिल्कुल। और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि एक तरफ व्यक्तिगत समानता का आदर्श है और दूसरी तरफ ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए समूहों को विशेष अवसर देने की जरूरत। एक समाज के रूप में इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए, ये एक विचारणीय प्रश्न है। बहुत गहरा विचार है। और हमारे साथियों के लिए भी एक सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। सवाल है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने का सबसे बड़ा सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? अपने विचार हमें जरूर बताएं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए इसी हौसले के साथ भारतीय संविधान पर अपनी पकड़ को और मजबूत करते हैं। पिछली बार हमने समानता के अधिकार की नींव को समझा था। आज हम उसी इमारत को आगे बढ़ाएंगे और उन अधिकारों पर बात करेंगे जो एक नागरिक को सही मायने में शक्ति देते हैं। हम सीधे अनुच्छेद 16 के उस प्रावधान से शुरू कर रहे हैं जो हाल के दिनों में काफी चर्चा में रहा है। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा सिर्फ आर्टिकल्स को रटने के बारे में नहीं है, बल्कि इनके पीछे के दर्शन को, इनकी आत्मा को समझने की है। हम एक सफर पर निकलेंगे जो सामाजिक समानता से शुरू होकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से गुजरते हुए व्यक्तिगत और आध्यात्मिक आजादी तक पहुंचेगा। तो चलिए अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 से शुरू करते हैं, जो EWS आरक्षण से जुड़ा है। हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण। हमारे पास जो जानकारी है उसमें लिखा है कि इसे 21वें संशोधन 2000 से जोड़ा गया। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि EWS आरक्षण तो काफी बाद में आया है ना? ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है और यहीं पर एक सीरियस एस्पिरेंट बाकियों से आगे निकलता है। देखिए, दिए गए विवरण में एक तथ्यात्मक गलती है जिसे पकड़ना जरूरी है। EWS आरक्षण का प्रावधान 103वें संशोधन अधिनियम 2019 से आया था, 21वें से नहीं। अच्छा। हाँ, 81वां संशोधन जो साल 2000 में आया वो बैकलॉग रिक्तियों से संबंधित है। बैकलॉग वैकेंसीज वो क्या होता है? मतलब अगर SC, ST, OBC की आरक्षित सीटें किसी साल खाली रह जाती हैं तो उन्हें अगले साल अलग से भरा जा सकता है और वो 50% की जो आरक्षण सीमा है उसे ब्रीच नहीं करेंगी। तो प्रीलिम्स के लिए ये दोनों संशोधन बहुत क्रूशल है और इनके बीच का जो अंतर है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। राइट। तो 103वां संशोधन EWS के लिए एक नया 10% कोटा लाता है जो मौजूदा 50% के ऊपर है, और 81वां संशोधन बैकलॉग वैकेंसीज को मैनेज करता है। अब जब समानता की बात हुई रही है तो अनुच्छेद 17 पे आते हैं, अस्पृश्यता का अंत। इसे हमारे संविधान का सबसे क्रांतिकारी और आक्रामक सुधारात्मक कदम क्यों कहा जाता है? आक्रामक शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान के ज्यादातर मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ मिलते हैं, मतलब स्टेट शैल नॉट डू दिस। लेकिन अनुच्छेद 17 एक कदम आगे जाता है।
ये सिर्फ अस्पृश्यता को खत्म नहीं करता, बल्कि इसे किसी भी रूप में प्रैक्टिस करने को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। मतलब ये सिर्फ सरकार पर नहीं, आम लोगों पर भी लागू होता है। एग्जैक्टली। इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि अधिकार प्राइवेट सिटीजन्स के खिलाफ भी उपलब्ध है। इसे फंडामेंटल राइट्स का हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन कहते हैं। मतलब अगर कोई आम नागरिक भी किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार करता है तो उसे कानून सजा देगा। ये सामाजिक सुधार का एक बहुत पावरफुल टूल है। और इसी समतामूलक समाज की सोच को आगे बढ़ाता है अनुच्छेद 18, जो उपाधियों का अंत करता है। राजा, महाराजा, राय बहादुर जैसी उपाधियां क्यों खत्म की गईं? इसका कोर लॉजिक क्या था? इसका कोर लॉजिक था एक सामंती वंशानुगत हायरार्की को तोड़कर एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाना जहां किसी व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से मिली उपाधि से नहीं, बल्कि उसके कर्म और योग्यता से हो। संविधान निर्माताओं ने कहा कि आजाद भारत में कोई सर या लॉर्ड नहीं होगा, सब सिर्फ नागरिक होंगे। हालांकि सेना जैसे परमवीर चक्र और विद्या जैसे पीएचडी, इनसे जुड़े सम्मानों को इससे बाहर रखा गया, क्योंकि ये योग्यता पर आधारित है, जन्म पर नहीं। एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा आता है, भारत रत्न, पद्म विभूषण का क्या? ये तो उपाधियों की तरह ही लगते हैं। बेहतरीन सवाल, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी सवाल का जवाब दिया है। बालाजी राघवन केस में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये उपाधियां मतलब टाइटल्स नहीं है, बल्कि ये सम्मान यानी अवार्ड्स हैं। अच्छा, असाधारण योगदान को रिकॉग्नाइज करने का एक तरीका है। हाँ, कोर्ट ने ये भी कहा कि इन सम्मानों को नाम के आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो अब जब संविधान ने हमें एक समान धरातल पर खड़ा कर दिया, तो अगला कदम हमें आजादी देना था। और यहाँ आता है सबका पसंदीदा अनुच्छेद 19। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है कि पहले 7 स्वतंत्रताएं थीं, अब 6 हैं। एक कहाँ चली गई? हाँ, ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है। अनुच्छेद 19(1)(f) में संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ने इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300(a) के तहत एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार बना दिया। ओके। ये प्रीलिम्स का एक, आप कह सकते हैं, एवरग्रीन क्वेश्चन है। इसके पीछे की वजह थी कि सरकार को सामाजिक आर्थिक सुधारों जैसे भूमि सुधार के लिए जमीन अधिग्रहण में मुश्किल आ रही थी। ठीक है, तो अब जो 6 स्वतंत्रताएं बची हैं वो क्या है? अक्सर लोग इन्हें एक लिस्ट की तरह याद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है इनके बीच एक गहरा कनेक्शन है। बिल्कुल, इन्हें एक लिस्ट की तरह नहीं बल्कि लोकतंत्र के टूल किट की तरह देखिए। ये एक दूसरे पर बनती हैं। एक कहानी कहती है, पहला टूल है 19(1)(a), वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप सोचते हैं, आप बोलते हैं, अपनी राय रखते हैं, फिर जब आप बोलते हैं तो आपकी तरह सोचने वाले लोग मिलते हैं। तो दूसरा टूल आता है 19(1)(b), शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। और जब लोग इकट्ठा होते हैं तो वो अपनी आवाज को और मजबूत करने के लिए एक संगठन बनाना चाहते हैं। एग्जैक्टली, ये है तीसरा टूल 19(1)(c), संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म है। इसके बाद आते हैं चौथे और पांचवें टूल जो मोबिलिटी से जुड़े हैं, 19(1)(d) और (e), भारत में कहीं भी आने जाने और बसने की स्वतंत्रता, ताकि आप अपने विचारों को देश के कोने कोने तक ले जा सकें। बिल्कुल। और आखिर में इस सब को सस्टेन करने के लिए आपको आजीविका चाहिए, तो छठा टूल है 19(1)(g), कोई भी पेशा या व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, एक नागरिक के सशक्तिकरण की पूरी प्रक्रिया है। ये समझने का एक शानदार तरीका है। अब 19(1)(a) यानी बोलने की आजादी पर लौटते हैं जी। इसका दायरा तो बहुत बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें और भी कई अधिकारों को शामिल किया है ना? हाँ, न्यायिक व्याख्याओं ने इसे बहुत व्यापक बना दिया है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार जो आरटीआई का आधार बना, चुप रहने का अधिकार और यहाँ तक कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भी शामिल है। हाल के वर्षों में इंटरनेट तक पहुंच को भी इसी से जोड़ा गया है। वैसे इस विषय पर और गहराई से समझने के लिए और इस अध्याय से जुड़ी पीडीएफ और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल के लिए गूगल में सर्च करें सोल स्टडी और पहली वेबसाइट को ओपन करके पीडीएफ नोट्स देखे जा सकते हैं। इससे रिवीजन में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन ये सारी आजादियां एब्सोल्यूट तो नहीं है, इन पर उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की भी व्यवस्था है। बिल्कुल, और यही मेंस का सबसे ट्रिकी एरिया है। अनुच्छेद 19(2) वाक स्वतंत्रता पर 8 आधारों पर प्रतिबंध लगाने की इजाजत देता है, जैसे देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, मानहानि आदि। लेकिन कीवर्ड है रीजनेबल। कोई प्रतिबंध उचित है या नहीं, इसका फैसला सरकार नहीं, न्यायपालिका करती है। इसका कोई खास उदाहरण? हाँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बनाम भारत कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने कहा कि हड़ताल आपका अधिकार है, लेकिन बंद असंवैधानिक है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप बंद का आयोजन करते हैं तो आप दूसरों के आने जाने यानी 19(1)(d) और व्यापार करने 19(1)(g) के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अनुच्छेद 19 हमें आजादी का एक बड़ा कैनवस देता है, लेकिन ये आजादी बेमानी है अगर राज्य आपको मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर ले या सजा दे दे।
शायद इसीलिए संविधान हमें अनुच्छेद 20 और 21 का कवच देता है। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया। अनुच्छेद 20 और 21 एक नागरिक के लिए सुरक्षा का वो किला है जिससे आपातकाल में भी नहीं तोड़ा जा सकता। पहले अनुच्छेद 20 को देखते हैं, जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा देता है। इसके 3 गार्ड रेल्स हैं। पहला 20(1) नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कार्योत्तर विधि से संरक्षण। मतलब अगर आज हेलमेट न पहनने का जुर्माना 500 रुपए है और कल सरकार कानून बनाकर इसे 5000 कर दे, तो आज नियम तोड़ने वाले पर 5000 का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। एकदम सही समझा आपने। सजा उसी कानून के तहत मिलेगी जो अपराध के समय लागू था। दूसरा गार्डरेल है 20(2) नो डबल जॉपर्डी, यानी दोहरे दंड से मुक्ति। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं हो सकती। और तीसरा 20(3) नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी किसी को भी अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और फिर आता है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसे तो संविधान की जान कहा जाता है। इसका दायरा कितना बड़ा हो चुका है। ये शायद संविधान का सबसे गतिशील अनुच्छेद है। मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीने के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीना है। इसके बाद तो अधिकारों की एक पूरी श्रृंखला इसमें जुड़ती चली गई। निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, और यहाँ तक कि हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार भी। हाँ, ये एक लिविंग आर्टिकल है जो समाज की जरूरतों के साथ विकसित होता रहता है। और शिक्षा का अधिकार भी तो इसी का एक विस्तार है। हाँ, 86वें संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 क को जोड़ा गया। इसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने देश की तकदीर बदलने की नींव रखी। अब आते हैं अनुच्छेद 22 पर, जो गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों में सुरक्षा देता है। इसमें पनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात है, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर किसी को हिरासत में ले लेना यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा उल्लंघन नहीं लगता। संविधान इसकी इजाजत क्यों देता है? ये एक बहुत ही वैध और जरूरी सवाल है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच के सबसे जटिल मुद्दा है। पनिटिव डिटेंशन यानी दंडात्मक निरोध तो तब होता है जब आप अपराध कर चुके हैं और आपको सजा मिली है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध का आधार शक है, अपराध नहीं। तो फिर क्यों है ये? संविधान निर्माता इस बात को लेकर सचेत थे कि राज्य की सुरक्षा के लिए कुछ कठोर उपायों की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वो इसके दुरुपयोग को लेकर भी चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने इसमें कुछ सेफगार्ड्स डाले, जैसे कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा बिना सलाहकार बोर्ड की राय के नहीं रखा जा सकता। तो सामान्य गिरफ्तारी में क्या अधिकार मिलते हैं? अगर आपकी गिरफ्तारी सामान्य दंड विधि के तहत हुई है तो आपको 3 अधिकार मिलते हैं। अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार और 24 घंटे के अंदर, मतलब यात्रा का समय छोड़कर, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। ये सेफगार्ड्स राज्य की मनमानी पर एक चेक लगाते हैं। भारत में प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़े कानूनों का इतिहास भी काफी विवादास्पद रहा है। मीसा, टाडा, पोटा। हाँ, और एक इंटरव्यू के नजरिए से इस पर आपकी एक बैलेंस ट्राई होनी बहुत जरूरी है। मीसा का आपातकाल में दुरुपयोग हुआ, टाडा और पोटा पर भी मानवाधिकार हनन के गंभीर आरोप लगे और उन्हें निरस्त करना पड़ा। आज भी NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और कोफेपोसा जैसे कानून लागू हैं। इन पर बहस का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा यही रहा है, वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन बिटवीन अ नेसेसरी टूल फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड अ पोटेंशियल वेपन अगेंस्ट डिसेंट। यही वो कोर्ट डिलेमा है जिसे आपको एक प्रशासक के तौर पर समझना होगा। अब तक की हमारी यात्रा ने समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों को कवर कर लिया है। अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जो मानवीय गरिमा और अंतरात्मा की रक्षा करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता। इन पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन ये उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगारी और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। ये सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि सामंती समाज की सबसे क्रूर प्रथाओं पर एक संवैधानिक प्रहार है। और अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। ये कानून तो है, लेकिन हम आज भी ढाबों पर, फैक्ट्रियों में छोटे बच्चों को काम करते देखते हैं। तो एक एस्पिरेंट को मेंस के उत्तर में सिर्फ कानून बताकर रुक जाना चाहिए या इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस पर भी बात करनी चाहिए? यही तो फर्क है एक औसत और एक बेहतरीन उत्तर में। आपको कानून के प्रावधान के साथ साथ सामाजिक आर्थिक कारण, गरीबी, प्रशासन की विफलता और आगे की राह जैसे मुद्दों पर भी बात करनी होगी। आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह सोचना होगा। और आखिर में अनुच्छेद 25 से 27 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के लिए कितने जरूरी हैं? ये हमारे सेक्युलर फैब्रिक की नींव है। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा से किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपनी संस्थाएं चलाने और मामलों का प्रबंधन करने का सामूहिक अधिकार देता है। और अनुच्छेद 27 ये सुनिश्चित करता है कि टैक्स पेयर का पैसा किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा।
ये अनुच्छेद मिलकर भारत के अनोखे सेक्युलरिज्म को परिभाषित करते हैं, जो धर्म से दूरी नहीं बनाता बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान का भाव रखता है। तो अनुच्छेद 16 से 27 तक का ये सफर वाकई कमाल का है। ये एक नागरिक को बराबरी पर खड़ा करता है, उसे बोलने और काम करने की आज़ादी देता है, राज्य की मनमानी से बचाता है और अंत में उसकी गरिमा और आस्था की रक्षा करता है। ये सिर्फ लीगल प्रोविजंस नहीं बल्कि एक बेहतर समाज का विजन है। बिल्कुल। और एक एस्पिरेंट के तौर पर इन अधिकारों की आत्मा को समझना, इनके एवोल्यूशन को जानना और इनके आपसी कनेक्शंस को पहचानना ही आपको असली समझ देगा। ये सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक और एक संवेदनशील प्रशासक बनने के लिए भी जरूरी है। जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। आज के डिजिटल युग में जहां डेटा ही सब कुछ है, अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी और राज्य की सुरक्षा की जरूरतों के बीच सही संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है, इस पर सोचिएगा। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। हाँ, अनुच्छेद 28 से 30 तक। बिल्कुल। तो भारत जैसे विशाल और विविध देश में जहां इतनी भाषाएं, इतनी संस्कृतियां हैं, यह अधिकार इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? देखिए, इनका महत्व बहुत स्ट्रेटेजिक है। ये सिर्फ अल्पसंख्यकों को मतलब बहुसंख्यकों के प्रभाव से नहीं बचाते, बल्कि ये भारत की विविधता में एकता की जो पहचान है उसे एक संवैधानिक गारंटी देते हैं। अच्छा। ये लोकतंत्र की समावेशी नींव को मजबूत करते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ठीक है, तो इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 28 से। हाँ। ये कहता है कि सरकारी फंड से चलने वाले संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ। सुनने में तो ये सीधा लगता है, पर इसका जमीनी स्तर पर मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि राज्य का जो चरित्र है वो धर्मनिरपेक्ष रहेगा। उदाहरण के लिए, एक सरकारी स्कूल अपनी प्रार्थना सभा में किसी एक धर्म की प्रार्थना को अनिवार्य नहीं कर सकता। सही। पर ये व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है। मतलब किसी भी छात्र को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 29, ये तो अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण के बारे में है ना? हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। क्या? ये अनुच्छेद नागरिकों के किसी भी अनुभाग यानी एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स की बात करता है, सिर्फ अल्पसंख्यकों की नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बहुसंख्यक समुदाय का भी कोई हिस्सा है जिसकी अपनी कोई विशेष भाषा या संस्कृति है, तो उसे बचाने का अधिकार है। वाह, ये तो बहुत व्यापक है। बिल्कुल, प्रीलिम्स के लिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें कौन कौन से समुदाय अल्पसंख्यक माने गए हैं? वर्तमान में 6 समुदाय मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित हैं। और वो 2005 का प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्या था? वो इन्हीं समुदायों के विकास के लिए एक प्रशासनिक ढांचा था। इसका लक्ष्य था शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर को बेहतर बनाकर अनुच्छेद 29 और 30 के जो संवैधानिक वादे हैं उनको हकीकत में बदलना। और अंत में अनुच्छेद 30 ये अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार देता है। बिल्कुल, ये उन्हें न केवल संस्थान स्थापित करने बल्कि उनका प्रशासन करने का भी अधिकार देता है। अच्छा। और राज्य आर्थिक मदद देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि वो संस्थान किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा चलाया जा रहा है। अधिकारों की बात तो हो गई, लेकिन अगर उनका हनन हो तो क्या? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। यहीं पर अनुच्छेद 32 आता है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ये इतना खास क्यों है? क्योंकि बिना उपचार के अधिकार सिर्फ कागजी शेर है। A right without a remedy is no right at all। सही बात है। यह अनुच्छेद हर नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, ये न्यायपालिका को अधिकारों का प्रहरी बनाता है और इसके लिए कोर्ट के पास 5 शक्तिशाली हथियार हैं जिन्हें हम रिट कहते हैं। चलिए इन 5 रिट्स को एक एक करके समझते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसका लैटिन में मतलब है शरीर प्रस्तुत करो, टू हैव द बॉडी। बिल्कुल, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है तो न्यायालय ये रिट जारी करके पुलिस को आदेश देता है कि बंदी को कोर्ट के सामने पेश किया जाए, ताकि हिरासत की वैधता की जांच हो सके। सही, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रक्षक है। अगला है परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं। वी कमांड। यह तब जारी होता है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रही हो। जैसे मान लीजिए नगर निगम आपकी शिकायत के बावजूद टूटी सड़क ठीक नहीं कर रहा, तो आप परमादेश रिट के जरिए कोर्ट से उसे अपना काम करने का आदेश दिलवा सकते हैं। अच्छा, तो ये सरकारी तंत्र में जवाबदेही लाता है। बिल्कुल। तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। हाँ, टू फोरबिड। ये एक ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत को जारी किया जाता है ताकि उसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोका जा सके। तो ये एक तरह से प्रिवेंटिव एक्शन है। एग्जैक्टली। और उत्प्रेषण, सर्शरोरी। इसका अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसके द्वारा ऊपरी अदालत निचली अदालत से किसी केस के दस्तावेज अपने पास मंगवा सकती है या उसके किसी फैसले को रद्द कर सकती है। तो ये क्यूरेटिव एक्शन हुआ। सही पड़ा। प्रतिषेध रोकता है, उत्प्रेषण सुधारता है। इन सभी रिट्स के बारीक अंतर और संबंधित केस स्टडीज को और गहराई से समझने के लिए इस अध्याय से जुड़ी पीडीएफ और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल के लिए गूगल में सर्च करें सोल स्टडी और पहली वेबसाइट को ओपन करें और पीडीएफ नोट्स देखे जा सकते हैं। और आखिरी अधिकार पृच्छा,
को वारंटो, इसका मतलब है आपका अधिकार क्या है। बाय व्हाट अथॉरिटी। हाँ, जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी सार्वजनिक पद पर बैठ जाता है तो न्यायालय इस रिट से पूछता है कि भाई आप किस अधिकार से उस पद पर हैं। और अगर वो सही जवाब नहीं दे पाता तो उसे पद से हटा दिया जाता है। अब अधिकारों की रक्षा से आगे बढ़कर दंड की प्रक्रिया पर आते हैं। संविधान में क्षमा, लघुकरण, परिहार जैसी शब्दावली का जिक्र है। इनमें क्या फर्क है? ये न्याय को और मानवीय बनाने के तरीके हैं। देखिए, हाँ, क्षमा, पार्डन मतलब सजा और दोष दोनों से पूरी तरह मुक्ति, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ओके। और लघुकरण? कम्यूटेशन, इसमें सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलना। समझ गई। फिर परिहार, रिमिशन, इसमें सजा की